बहुत ही भव्य और दिव्य मंच है। बहुत ही तेजस्वी और ऊर्जामान लोगों की मौजूदगी है। कानपुर एक ऐसा शहर है जिसने भाषा को पहचान दी है। हमारी क्रांति के इतिहास से लेकर के हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी कविता के क्षेत्र में कानपुर का विशिष्ट और महनीय योगदान रहा है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े शहर के इतने बड़े संस्थान में आज हैं। मैं माँ बागेश्वरी को इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने शानदार आयोजन में हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परिचय का इनमें से कोई भी मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं आपके अपने शहर का बेटा, जिसने अपनी कविता के माध्यम से, अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, अपने स्निग्ध और लावण्यमयी हास्य के माध्यम से पूरे न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि यूं कह सकते हैं कि इसकी कविता विदेशों तक भी गई। खुद भी सशरीर भी गया, पार्थिव लेकर के दुबई तक गया, वहां भी पढ़ा। और आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए पूरे विश्व में जिसको जाना जाता है, हेमंत पांडे लाफ्टर चैंपियन में भी रनर रहे। तो उनका मैं परिचय क्या ही दूं। आपका अपना बेटा है, आप मुझे बता दीजिए कि अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, आपकी तालियां बता देंगे। रोहित जी उनके बगल, राहुल शर्मा जी उनके बगल में बैठे हुए हैं, बहुत ही शानदार कवि हैं। उनकी कविताएं सुन करके आप निश्चित रूप से आनंदित होंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए दीजिएगा। योगेश भाई, योगेश शुक्ला जी, योगेश जी हमारे बीच है, बहुत ही शानदार गीतकार। उनको किसी परिचय और पहचान की मोहताज नहीं। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मैं किसी भी कवि के विषय में कितने भी वाक्य बोल दूं, कितना भी लंबा परिचय दे दूं, लेकिन उसकी असली पहचान तब होगी जब वो माइक पर आकर के अपनी कविता प्रस्तुत करेगा और शब्दों के माध्यम से आपके कान से होते हुए आपके हृदय तक पहुंचेगा। वो सबसे सटीक और सही हस्ताक्षर होंगे। इसलिए लंबी भूमिकाएं ना बनाते हुए कविता की यात्रा को अपन जल्दी शुरू करेंगे। तो एक बार मैं चाहता हूं, एक बार मेरे भाई के लिए और जोरदार तालियां बजा करके सूचित करें। उनके बाद जो विराजमान है, हम सबके लिए गौरव का विषय है। निश्चित रूप से कविता की यात्रा जब आगे बढ़ी, हम लोग जब मंच पर शुरू में आए थे, उस समय विष्णु सर को हम लोग ऐसे ही सुना करते थे। आप लोग तो ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, हम लोग गांव खेड़े के रहने वाले हैं और यह बहुत छोटा सा शहर है। नुमाइश के कार्यक्रम वहां पर हुआ करते थे, प्रदर्शनी के कार्यक्रम वहां पर हुआ करते थे। सर मंच पर होते थे और हम लोग जमीन पर टाट पट्टी बिछा करके उनको सुना करते थे। ये 10 साल 15 साल पहले के किस्से हैं। तो हम सबकी आत्मा में गीत का अगर कोई एक बड़ा परिचय है तो वो विष्णु सक्सेना जी हैं। आप सबके हृदय में अगर गीत की कोई बड़ी परिभाषा है तो विष्णु सक्सेना जी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा हाथ उठा करके, हम लोगों की परंपरा है, सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन। आलोक बेजान सर, जैसा कि तखल्लुस से ही पता लग रहा है, जान बाकी नहीं है। और जान उसी में बाकी नहीं होती जो इश्क में अपनी जान खो बैठता है, और जो खो बैठता है वो शायरी करने लगता है, गजल करने लगता है। तो निश्चित रूप से एक बड़े शायर हमारे मंच पर हैं, आप उनका भी तालियां बजा करके अभिनंदन कर सकते हैं। मैं अजय शुक्ला अंजाम हूं। मैं कभी ये परिचय नहीं देता कि मैं टीवी चैनल्स पे आता हूं लपेटे में, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो पहचान मेरी रहे। कुछ लोग जान लेते हैं, देखा उन्होंने। मैं चाहता ये हूं कि मेरी पहचान जो विश्वनाथ विश्व ने दी थी अपने संचालन के दौरान मेरे प्रवेश करते ही, कि चेतक राजस्थान से चलता हुआ आ गया। यद्यपि मैं राजस्थान रहता नहीं हूं, पैदा मैं अपने इसी मंडल में हुआ, कानपुर जोन में ही हुआ, लेकिन एक कविता जिसने मेरा परिचय इतना बड़ा कर दिया कि मेरे नाम से पहले वो चेतक पहुंच जाता है। जबकि मेरा तखल्लुस भी नहीं है, मैं अंजाम लिखता हूं अपने नाम के साथ, लेकिन चेतक पहले पहुंचता है। मैं चाहता हूं कि भारत में मेरी वही पहचान थोड़ी बहुत, जितनी भी माँ ने मुझे इजाजत दी है, वो रहे। आपके पास अगर थोड़ी बहुत शेष बची हो तो मेरे लिए बजा दो। ये आज का मंच रहेगा। भावना जी पोस्टर में है, बैनर में है, लेकिन नीचे है। ये मैं भी जब अपने औरैया शहर में कराता था, विष्णु सक्सेना जी उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। तो हम सारा आयोजन संभालने के बाद, मैनेज करने के बाद ऐसे नीचे बैठा करते थे। हम लोगों ने बहुत विनम्र निवेदन भी किया था कि आप मंच पे होते तो, जो एक कमी है, कभी कभी हम संचालक लोग कह दिया करते हैं मंच पे एकमात्र नारी शक्ति, वो कहने की गुंजाइश भी खत्म। नहीं, मंच की बात कर रहा हूं, सामने तो फिर पूरी दुनिया आपकी है। जब विश्व भारत के प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हैं तो इसके बाद और कहीं बैठने की जरूरत ही कहां बचती है, वो बात अलग है। तो अगर पॉसिबल हो तो एक बार तालियां तो बजाई दो यार, बैनर में छपी। आइए शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदे मां, आप अपने पांव में रख लीजिए, डूब न जाए कृपा की नाव में रख लीजिए, बुझ न जाए दीप कोई रोशनी करता हुआ। हमारे कवियों को एक परिचय दिया गया। अब के कवि खद्योत समझता करत प्रकाश। खद्योत का अपना
स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, दीप को जलाना पड़ता है। लेकिन मैंने दीप का यूं परिचय दिया कि वो जिस भी क्षेत्र में है वो वहां पर उजाला करता है। भावना जी जहां वहां प्रकाश फैला रही, दादा जहां वहां प्रकाश फैला रहे हैं। कवियों का काम यही है कि जितने भी एरिया को कवर कर सकें उसको प्रकाशित करें। तब कहता हूं मां शारदे से विनम्र निवेदन करते हुए इस कविता की यात्रा को शुरू करता हूं। यद्यपि सुबह से गणेश का पूजन हो चुका, मां शारदा का पूजन हो चुका, लेकिन हम अपने मंच की शुरुआत करने चलते हैं तो मां बागेश्वरी के चरणों में निश्चित रूप से प्रणाम करते हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। ये भावना इधर के लिए भी है, ये भावना इधर के लिए भी है। शारदे मां आप अपने पांव में रख लीजिए, डूब न जाए कृपा की नाव में रख लीजिए, बुझ न जाए दीप कोई रोशनी करता हुआ, आप अपनी ओढ़नी की छांव में रख लीजिए। बाहर से आने वाली कोई हवाएं हमें प्रभावित ना करें। आइए, बहुत ही शानदार। और कोई औपचारिकता तो नहीं करनी दीदी, सीधे शुरू करना है। हेमंत से शुरू करते हैं अपन, अपने शहर का बेटा। बहुत ही शानदार। हम लोग जहां भी भारतवर्ष में अनेकों मंच, हजारों मंच किए, हेमंत पांडे की उपस्थिति उस मंच पर हास्य का एक बड़ा बोध कराने के लिए आवश्यक है। आज के दौर में हास्य जब अश्लीलता की ओर मुखातिब हो चुका है, कवि और कवियत्री के बीच की नोकझोंक हास्य का पर्याय बन चुकी है, ऐसे दौर में अपने स्वयं के द्वारा इन्वेंट किए गए, आविष्कृत किए गए हास्य के द्वारा, आविष्कृत की गई टिप्पणियों के द्वारा, कहानियों के द्वारा जो हम सबको हंसाता है, गुदगुदाता है, सामने बैठे हुए लोगों के मन में और हृदय में हास्य की स्थापना करता है, ऐसा आपका लाडला बेटा हेमंत पांडे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ हम बुलाएं और आज की इस कविता की यात्रा का प्रारंभ करें। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हो तो वो कवि सम्मेलन अपने आप में देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन हो जाता है। और मंच के सामने जो मुकेश श्रीवास्तव जी हों, हमारे कानपुर के गौरव हों, इतने बड़े कवि हों, कवियों को बैठकर सुन रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि कवि सम्मेलन अपने आप में कितना अनूठा होगा। एक बार आदरणीय विष्णु जी के लिए सारे लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। हाँ बिल्कुल, 100%। विश्वनाथ आ जाओ तुम भी। विश्वनाथ जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। एक बार हमारे छोटे भाई के लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। तमाम कानपुर के साहित्यकार नीचे बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मेरे परिचय में बताया गया कि लाफ्टर शो या देश के बाहर आप कहीं भी चले जाइए, सबसे बड़ी चुनौती आपको अपने शहर में मिलती है। आप अपने शहर में जब जाइए और आपके शहर के कवि और साहित्यकार अगर सुनने आ जाएं, तो सर्वाधिक ये डर रहता है कि आज तो बेटा तुमको हूट होना है। ठीक है। लेकिन ये हमारा कानपुर है। कानपुर ने इतना प्रेम दिया कि कानपुर से निकलकर बाहर जाने का मुझे अवसर मिला, चाहे वो लाफ्टर शो हो, चाहे दुबई हो, ओमान हो, कहीं भी जाने का अवसर मिला तो वो कानपुर के इन साहित्यकारों का मिला है। 10-15-20 मिनट हम लोगों के बीच में है, लेकिन विष्णु जी ने कहा है कि 10-15 मिनट भी नहीं है, केवल 10 मिनट ही है। तो 10 मिनट में मैं अपनी पारी आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझे आप आशीर्वाद दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके अपना घर का हूं, मैं आशीर्वाद बाद में आके ले लूंगा। कवियों को बहुत अच्छे। विश्वनाथ बहुत बढ़िया भूमिका बना रहा था कि 100 साल पहले कवि सम्मेलन की स्थिति क्या होगी, 100 साल पहले क्या थी। ये बिल्कुल सही है कि आज के 20-30 साल पहले कवि सम्मेलन, कवियों को कोई बता दे कि कवि आ रहा तो आपके मन में आएगा कि वो झोला पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर आ रहा है। अब आप देखते हैं 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में कवि रुकते हैं, लाखों रुपए की उनकी पेमेंट होती है। कवि सम्मेलन बढ़ा है, 10-15-20 साल के बाद कवि सम्मेलन बढ़ा है। आपने एक चुटकुला सुना होगा कि एक आदमी, मैं इसलिए सुना रहा हूं, मैं चुटकुला नहीं सुनाता, उसके ऊपर मैंने जो बनाया इसलिए उसके पहले ही सुनाना जरूरी है। एक बार एक आदमी बस में जा रहा था, सामने का आदमी बैठा था, उसने कहा भैया तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं कवि हूं। उसने कहा आप क्या करते हो? उसने कहा मैं बहरा हूं। ये सबने सुना होगा ना? नहीं, ये सुना होगा आपने, ये सुना होगा। मेरे साथ भैया बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। मैं बस से जा रहा था, सामने का आदमी बैठा था, काला चश्मा लगा के, उसने हमको टटोला। उसने कहा कौन? मैंने कहा मैं राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे। हमने कहा आप? उसने कहा मैं अंधा। हमने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, तुमको कहना चाहिए मैं बहरा। उसने कहा हमारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं अंधा हूं, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एक बार ताली बजा दीजिए सारे लोग। बहुत अच्छे हेमंत, जिंदाबाद। वाह, ये होता है। लेकिन आप कानपुर के हमारी शक्ल भी देख रहे हैं और हमें बर्दाश्त भी कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा आपका खून नहीं पीऊंगा, 10-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा।
कानपुर की बात लेकर मैं पूरे देश में गया। कानपुर में बताता हूँ सबसे विचित्र है, दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप कभी बनारस जाइए, कानपुर वाले तो जाते हैं हर जगह, बनारस जाइए, वहां उतरिए रेलवे स्टेशन पर तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। ये विश्वनाथ अक्सर आया करता है कानपुर। तो हमारा कानपुर भाई साहब सबसे अद्भुत है। बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। अभी जब डॉक्टर सुखी में शूटिंग कर रहा था, वहां से जब मैं आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। इसमें कोई बुरा काम तो किया नहीं, हमने घड़ी खराब। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। बहुत अच्छे। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगने बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते, तो इसमें हमने हुआ क्या? कहेंगे हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो, लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा कानपुर भाई साहब सबसे अद्भुत है। मैं तो बताता हूं कि भावना जी बैठी है, श्रृंगार की अद्भुत कवित्री, पता नहीं आप क्यों नहीं सुना रही हैं आज। प्यार मोहब्बत की कवित्री हैं। विष्णु जी प्यार मोहब्बत के सबसे बड़े कवि हैं, प्यार मोहब्बत के देवता हैं। इतने गिफ्ट आते हैं सर के यहाँ वैलेंटाइन डे में कि आप गिन भी नहीं सकते हैं। सही बता रहा हूँ सर। तो मैं तो पनकी में रहता हूँ, तो एक पड़ोस में लड़की रहती है, हमने कहा लोग अपने बॉयफ्रेंड के इतने गिफ्ट भिजवाते हैं, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दो। उसने पुलिस भिजवा दी। ये हमारे साथ होता है साहब। हम अगर किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती है हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। मान लो विष्णु सर कह दे प्यार के देवता हैं, हम तुमसे मिलना चाहते, तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये अक्सर होता रहता। क्यों मुकेश भाई सही कह रहे हैं? मुकेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, कहते हैं यार ये जब आते हो प्यार नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से दूर, क्यों ऐसा कहते हो? तो सर मैं आपको बता दूं, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो विश्वनाथ हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तालियां बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। हमारे साथ अक्सर ही होता है। बहुत अच्छे हेमंत। लेकिन विष्णु सर पीछे से इशारा कर रहे हैं, बेटा समय की अपनी एक सीमा है। तो हम लोग कानपुर के लोग हैं सर, हमारी इज्जत पूरे देश में होती, पूरे देश में सम्मान होता। हमारी असली औकात हमको पता चलती है अपने घर पे। पूरे देश में इज्जत होती, पूरे देश में सम्मान होता है। पत्नियों के नजर में कभी कुछ नहीं होते। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं आपको सुना रहा हूं। महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में नमक 20 में, इस महंगाई में अगर कैसे चलाऊंगी, और 70 रुपए लीटर तेल तो मैं कैसे जलाऊंगी। इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली, माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है मैं जीवन भर जलूंगी। क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमबख्त हर समय कविताएं सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो यह है कि इनकी एक एक पंक्ति केरोसिन का काम करती है। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती, और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो हाल चाल की जगह केवल कविताएं सुनाते हैं। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के लिए 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं इनको ऊपर उठा लो। वाह, ये होता रहता है। आइए चलते चलते एक व्यंग आपको सुनाकर मैं अपना स्थान ले, क्योंकि विष्णु सर तक हम लोगों को पहुंचना है। देश की स्थिति क्या है? वीर रस का एक बड़ा नाम अजय अंजाम जी ऊपर बैठे हैं।
वीर रस के दो बड़े नाम नीचे बैठे, एक हमारे मुकेश जी, हमारे बड़े भाई हैं, एक हमारा छोटा भाई विश्वनाथ। वीर रस के बहुत अद्भुत कवि हैं। ये एक कविता मैं आपको सुना रहा हूं, उसमें आप चाहे वीर रस भी समझ लीजिए, चाहे व्यंग्य भी समझ लीजिए। आजकल ये तय करते हैं, हमारे पिताजी नहीं तय करते कि बेटा तुमको देश से प्यार है कि नहीं है, ये देश के नेता तय करते हैं। मैंने छोटा सा व्यंग्य लिखा है, आपको अगर पसंद आए तो आशीर्वाद के साथ मुझे विदा करना। स्वागत है भाई। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह मुंह खोला, और आईआईटी कैंपस से अच्छी जगह मुझे शायद नहीं मिल सकती इस कविता को पढ़ने के लिए। भावना जी ने कई मंचों पर सुनी है, उनका आदेश भी था कि सुनाना है। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनना, अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। आपके कानपुर के कवि ने ये बात सलीके से कह दिया तो या तो हाथ उठा के ताली बजाना या मुझे खड़े होकर हुट भी आप कर सकते हैं। मेरे घर के यहाँ आदरणीय प्रदीप जी आ गए हैं, सर हमारे सदस्य है, सर बैठिए। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। भाई वाह, भाई वाह, हेमंत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हेमंत, आपके अपने ही शहर में इतना स्नेह पा करके गए। कई बार ये मुश्किल होता है कि बड़े बड़े कवियों को और शायरों को अपने शहर में इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। हेमंत ने कमाई है निश्चित रूप से, उसके लिए एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरा ये मन। किसी शायर ने कहा कि अपने चेहरे पे यूं ना उदासी रखो, जो मोहब्बत आपने हेमंत को दी मेरा मन हुआ कि 4 मिसरे मैं भी उसे पेश करूं। अपने चेहरे पे यूं ना उदासी रखो, अपना कोई हुनर तो सियासी रखो। मुकेश भाई बहुत स्वागत है आपका। कितने कवि सामने बैठे हुए हैं, मन होता है कि इनको कविता क्या सुनाना है। एक बार दत्तात्रेय जी पहुंच गए कबीरदास जी के पास तो काफी देर तक दोनों के बीच बात ही नहीं हुई। चेलों को मन में यह था कि कुछ चर्चा होगी तो हमको कुछ आनंद मिलेगा, लेकिन जब कोई भी चर्चा नहीं हुई वो आपस चले गए। तो बाद में शिष्यों ने कहा कि हम लोग तो कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, आप लोग आपस में जब कन्वर्सेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से रस निकलेगा, हम आनंदित होंगे। तो बोले तुमने सुन नहीं पाया, उसके आंखों से बहते हुए आंसुओं ने मेरे आंखों से बहते हुए आंसुओं से बात कर ली, इसमें शब्दों की आवश्यकता ही कहां थी। तो यूं कहता हूं कि अपने चेहरे पे यूं ना उदासी रखो, अपना कोई हुनर तो सियासी रखो, बाद में जाओ काशी या काबा मगर अपने आंगन की तुलसी ना प्यासी रखो। प्रदीप सर बैठे हुए, हम गौरवान्वित होते हैं, हमारे अपने जनपद की निधि हैं, आज कानपुर की सेवा कर रहे हैं, हजारों लाखों बच्चों को अच्छा कैरियर देने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जब भी गौरव का विषय आता है तो भर्तना हमारी स्मृति पटल पर आ जाता है। मैं प्रणाम करता हूं उन्हें, आज यहाँ पर मौजूद हैं। हेमंत, बहुत बधाई तुमको शानदार काव्य पाठ के लिए। अंत में जो आपने कविता पढ़ी, सैनिकों का ये दर्द हमेशा रहता है, और मैं जब भी संचालन कर रहा होता हूं वीर रस के कवि के बाद सिर्फ इतना कहता हूं कि सैनिक के लिए कविता लिख देना हमारा काम है, सैनिक को सलूट कर लेना आप सबका काम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, वो सरहद पर खड़े होते, मेरी कई सैनिकों से बात होती है, पूर्व सैनिकों से भी, वो अक्सर एक दर्द बताते हैं कि चाइना और पाकिस्तान हमारी 1 इंच जमीन कब्जा ना कर ले, इसके लिए हम अपना लहू बहाने को तैयार होते हैं। लेकिन गांव में जब हमारे खेत का एक हिस्सा हमारा पड़ोसी खेत वाला दबाने की कोशिश करता है और गांव का कोई खड़ा नहीं होता तो हमें पीड़ा होती है। मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूं कि सैनिकों के प्रति अगर सम्मान रखना तो गांव में रहने वाले सैनिक के परिवार से कभी होली दीपावली जाकर पूछ लेना कि आपको कोई कुछ चाहिए तो नहीं। जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला, सैनिकों का जीवन क्या है
और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला, जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की, श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। ये सैनिकों की जिंदगी है। आइए कवि सम्मेलन को एक पायदान और ऊपर ले चलते हैं। मुरादाबाद शहर से एक बहुत बड़ा फनकार हमारे बीच है जिनका नाम होता है राहुल शर्मा जी। गजल के अच्छे जानकार हैं। मैं चाहता हूं कि गजल की तरन्नुम और गजल के शेरों से आप वाबस्ता हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। राहुल शर्मा जी को मैं माइक पर बुलाना चाहता हूं। प्रणाम कानपुर। देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों में काव्य पाठ करने के बाद जो परिदृश्य कल्पित किया था वैसा दिखा नहीं। मुझे लगता था कि छात्र छात्राओं की काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ होगी, लेकिन जितने भी हैं यहाँ शेष जी, हाँ, तो वही विशेष है। नहीं, अच्छी बात है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा। तो खैर, जो उपस्थित छात्र हैं, सबसे गजल पहले तो वैसे भी राहुल भाई नशिस्त में सुनाई जाती है। जब उसके नशिस्त के सुनने वाले होते हैं, संगोष्ठी के सुनने वाले होते हैं, तो गजल पेश करने में ज्यादा मजा आता है। हाँ। ये तो हम वीर रस वालों को है कि मेला मदार हो, भीड़ हो। आप तो सुनाइए, देखिए श्रोता कैसे। तो एक बार तालियां बजा दो भाई राहुल के लिए। मन छोटा नहीं होना चाहिए किसी का। धन्यवाद। आपने जो भूमिका जमाई थी तो मैं समझा कि ये वीर रस के ही किसी कवि को बुलाने वाले हैं। खैर, मैं दुष्यंत की धरती का पौधा, जिगर की जमीन से आया हूं और 4 मिसरे अपने उन छात्रों के लिए जिनके लिए आईआईटी कानपुर पहचाना जाता है। कहा कि हमेशा हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नजीरें हैं। दादा, हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नजीरें हैं, ये कल के हाथ पे उभरी मोहब्बत की लकीरें हैं। वाह, ये कल के हाथ पे उभरी मोहब्बत की लकीरें हैं, और वकीलों डॉक्टर इंजीनियर ही हैं नहीं इनमें, इन्हीं में चंद रांझे हैं, इन्हीं में चंद हीरे, भाई वाह, इन्हीं में चंद भाई रांझे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नुक्ता पहुंचाता हूं आप तक कि हो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है, हो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है, और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है। भावना जी, ध्यान चाहूंगा आपका कि हो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है, गर्ज ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है, और हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा, अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है। भाई वाह, अच्छे लोगों में यही। बहुत अच्छे राहुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लोगों में। कहा कि वजन को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है, वजन को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है, कि मुट्ठी बंद रखना खोलने से लाख बेहतर है, और जरूरी तो नहीं हर प्रश्न का उत्तर दिया जाना, कभी चुप साध लेना बोलने से लाख बेहतर। बेशक, कभी आहा, चुप साध लेना क्या शायरी हो रही है राहुल भाई, बोलने वाह से वाह 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 वाह। लाख बेहतर है। और बड़े सुधी श्रोता बैठे हुए हैं। कहा कि बात कहने के सलीके में है शामिल ये भी, बात कहने के सलीके में है शामिल ये भी, खुल के रखनी है या गिनती के लफ्ज बोलने हैं, खुल के रखनी है या गिनती के लफ्ज बोलने हैं। आज के दौर में औकात से तय होता है, मुस्कुराना है तो फिर कितने होठ खोलने, भाई वाह, मुस्कुराना है तो, क्या महीन बात कह रहे हैं भैया, वाह। मुस्कुराना है तो फिर सभी सभी टोनों से ऊपर हैं, हर एक जादू से बाहर, सभी टोनों से ऊपर हैं, हर एक जादू से बाहर हैं, भले ही साथ हैं मेरे मगर पहलू से बाहर हैं, और नहीं चलता किसी का जोर हाथों की लकीरों पर, मेरी मुट्ठी में है लेकिन मेरे काबू से बाहर, मेरी मुट्ठी में है लेकिन मेरे काबू से बाहर। अब आपने गजल सुनने का माहौल बना दिया है, 2 शेर आप तक पहुंचाता हूं। कहा कि भलाई भी कभी मुश्किल में डाल देती है, भलाई भी कभी मुश्किल में डाल देती है, बचा ले जाती है नाकाम ये गुनाह कभी, बचा ले जाती है नाकाम ये गुनाह कभी, और हमेशा बद्दुआ मारे जरूरी तो नहीं, किसी का सब्र भी कर देता है तबाह कभी, किसी का सब्र भी कर देता है तबाह कभी। और एक मतलब 2 शेर के उलझ रहे हैं उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं। ये हमारी आपकी सबकी समस्या है कि उलझ रहे हैं उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं है, हम अपने साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं, हम अपने साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं है। हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी, हर एक बदनामी और शोहरत
लिखा के लाती है उम्र अपनी, कभी जो खबरों की सुर्खियां थे अब उनका चर्चा कहीं नहीं। भाई वाह। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे अब उनका चर्चा कहीं नहीं है। और ये जो शेर है इसे घर लेके जाइएगा। कहा कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत, अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत, तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं, तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं राहुल सर नहीं। देख रहे हैं क्या सुन रही है ऑडियंस? वाकई बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। हेलो, मुकर्रर आ गया, शेर हो जाए दोबारा। अगर अगर लिखोगे वसीयत अपनी हाँ? तो जान पाओगे ये हकीकत, तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा हिस्सा कहीं नहीं है। भाई वाह। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत वाह, तुम्हारा हिस्सा ये कहीं नहीं हासिल है। गजल हो गया शेर, वाह। और एक मतलब दो शेर और, आप लोग इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं। कहा कि यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है। यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है, मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी। बेशक। मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है। और मियाँ सादा बयानी झूठ सी है दौरे हाजिर में, मियाँ सादा बयानी झूठ सी है दौरे हाजिर में, भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। भले सच बोलिए, भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और ये शिक्षा का कैंपस है, यहाँ के माहौल से मैच करता हुआ ये अगला शेर मेरा, कि भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और हमेशा हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी। भाई वाह। बहुत बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते वक्त एक नुक्ता और आप तक पहुंचाता हूं। ये मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, इनके लिए कि कहा कि कोई खनखन नहीं आती, कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती, कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती, हवा लेकर कहीं से प्यार का मौसम नहीं आती, और कहीं पर हुस्न की देवी खफा है इस कदर हमसे, हमारे ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती।